अस्सलाम एवरीवन। अच्छा गाइस, मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमारे पास क्या क्या सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं प्राइमरी इन्फेंटाइल ग्लोकोमा के। सिम्टम्स मैंने बता दी थे और साइंस भी कॉर्निया में जो आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्निया में सबसे पहले वी हैव द इंक्रीज इन डायमीटर, कॉर्नियल एडीमा हो जाता है। फिर मैंने कहा था कि कॉर्निया में आपको डिस्मेंट्स मेम्ब्रेन में ब्रेक नजर आते हैं, जो एरिया उसका हील कर जाता है वो कर्व्ड सा हो जाता है, उसको हम कहते हैं हार्ब्स स्ट्राई कहते हैं। और फिर मैंने आपसे कहा था कि स्कारिंग भी शुरू हो जाती है कॉर्निया के स्ट्रोमा में अगर ये कंडीशन रहती है। तो ये कॉर्निया की हो गई। कॉर्निया के बाद आपको पता है कि जब हमने आई के चेंजेस ग्लोकोमा में जिस तरह पहले भी बताए थे, तो हम आगे से पीछे आते गए थे। तो ये आपकी आई बॉल है, अगर एक सेकेंड ऐसे करके, ठीक है। तो अब इससे कॉर्निया के पीछे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, सारा का सारा हमारा, एक मिनट, ये बना गया आइरिस, ये सिलरी बॉडी और फिर पीछे बाकी। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर क्या होगा, बिकॉज प्रेशर बढ़ता जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो रही होती है फ्लूइड की, तो वो डीप होता जाता है, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ उसकी हो चुकी होती है, ठीक है। तो एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ आपको ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, एंटीरियर चैम्बर के बाद आपके आइरिस आते हैं। अब बिकॉज आइरिस देखें, बच्चों में ना इतना रिजिड स्ट्रक्चर कोई भी नहीं होता। बड़ों के चेंजेस जो होते हैं एडल्ट आइज के वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन बच्चों की जो आइज के चेंजेस है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं बिकॉज उनके स्ट्रक्चर्स बहुत सॉफ्ट एंड फ्राइबल होते हैं। तो अब आइरिस भी जब इन द कंडीशन ऑफ डेवलपिंग या ग्रोइंग है बच्चों में, तो उसमें अगर उस पर इतना प्रेशर पड़ता जा रहा है तो उसमें क्या होती है, ट्रेमुलसनेस, ऐसे करके आपको ट्रेमुलस सा, मतलब वीक सा आइरिस मिलता है, ठीक है जी। तो आइरिस ऐसा हो चुका होता है। लेंस में क्या प्रॉब्लम होगी, लेंस में देखें आप, उसमें भी प्रेशर पड़ रहा है पीछे की, मतलब आगे जब इधर प्रेशर पड़ेगा तो लेंस पीछे की तरफ स्ट्रेच होंगे। यहाँ पर सिलरी बॉडी से लेंस जुड़ा हुआ होता है बाय जोन्युलर फाइबर्स। अब ये जोन्युलर फाइबर्स पे स्ट्रेच पड़ेगा जब लेंस पीछे की तरफ मूव करना चाहेगा। तो अगर कोई फाइबर भी टूट गया तो लेंस जो है वो अपनी पोजीशन से या तो उसकी सबलक्सेशन हो जाती है, हल्का सा हिल जाता है, या फिर पूरा का पूरा डिसलोकेट हो जाता है अपनी पोजीशन से। तो अक्सर औकात सबलक्सेटेड लेंस मिलता है हमें इसमें, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आई बॉल क्योंकि बहुत इनलार्ज हुई हुई है, मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास कॉर्निया का जिस तरह डायमीटर बढ़ रहा है, तो ये इंट्राओकुलर प्रेशर सिर्फ कॉर्निया को इफेक्ट नहीं करता बल्कि जनरली आपकी पूरी आई बॉल को इफेक्ट करता है। आई बॉल की इनलार्जमेंट की वजह से आपको पता है कि आई बॉल का साइज अगर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, ऐसे करके इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज आई बॉल के साइज में आपकी जो पिक्चर है वो बनने लग जाती है आपके कॉर्निया के सामने, इस जगह पे, सॉरी रेटिना के सामने, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और इन फ्रंट ऑफ रेटिना जब पिक्चर बनती है तो हमारे पास जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं दूर की नज़र कमज़ोर होना, यानी मायोपिया, ठीक है। मायोपिया के पेशेंट्स में ऐसा होता है कि आपकी जो पिक्चर बनती है वो रेटिना के एग्जैक्टली ऑपोजिट या उसके सामने बनती है। और ये क्यों हो रहा है, प्रेशर बढ़ा, आई बॉल की लेंथ बढ़ी और उसकी वजह से मायोपिया जैसी कंडीशन बन गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो गोनियोस्कोपी हम जब करेंगे, गोनियोस्कोपी का मतलब ये है कि हम एंगल को असेस करेंगे, एंगल की विड्थ को, कि एंटीरियर चैम्बर एंगल की विड्थ क्या है, तो डेफिनेट सी बात है कि उसमें हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आएगी और वो नॉर्मल नहीं होगी। ऑफ्थैल्मोस्कोपी करेंगे जब हम फंडस को देखेंगे, तो फंडस में आपके ग्लोकोमेटस चेंजिंग नजर आएंगे, ऑप्टिक न्यूरोपैथी के चेंजेस, वो मैंने आपको बताया था ना, कपिंग हुई हुई होती है, तो वो चेंजेस आपको मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद विजुअल एक्विटी मायोपिया की वजह से आपकी डेफिनेट सी बात है रिड्यूस हुई होगी। तो आपने इस तरह आगे से आना है कि कॉर्निया, एंटीरियर चैम्बर, आइरिस, लेंस, और फिर आपने बताना है जनरली मायोपिया की कंडीशन, और फिर आपने तीनों गोनियोस्कोपी और ऑफ्थैल्मोस्कोपी के बारे में बता देना कि उनमें क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे साइंस। साइंस के बाद हमारे पास जो हम डायग्नोसिस बनाते हैं बेसिकली वो इंट्राओकुलर प्रेशर की एलिवेशन पे, गोनियोस्कोपी की फाइंडिंग्स पे, कॉर्नियल डायमीटर की लाइन लेंथ की इंक्रीज होने पे, फंडोस्कोपी पे, ठीक है, हमारा आराम से डायग्नोसिस बन जाता है। अब ज़रूरी बात यह है कि हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, देखते हैं ज़रा। ओके यार, अब जब हमारा मेडिकल थेरेपी होती है ना, मेडिकल थेरेपी में हमारा जो दो तरह की इसके लाइक ट्रीटमेंट है, एक आपकी मेडिकल और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारा अब आपको पता है कि प्राइमरीली लाइक ड्यूरिंग डेवलपमेंट आपके कैनाल की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला काम हमने एक तो सर्जरी तो करनी पड़ेगी हमें, ताकि हम उस कैनाल को ठीक करें। लेकिन हमारी जो भी मतलब कैनाल के लिए तो हम अपने एंगल को ठीक करें, एंगल में चाहे ट्रेबेकुलम मेशर में मसला हो चाहे श्लेम्स कैनाल में मसला हो, उसको ठीक करें, ठीक है। लेकिन उसको ठीक करने से पहले हमें इंट्राओकुलर प्रेशर को किसी हद तक रिड्यूस करना पड़ता है, और वो रिड्यूस इसलिए करते हैं ताकि हमारे लिए सर्जरी करना पॉसिबल हो और थोड़ा आसान हो। तो मेडिकल थेरेपी देने का मकसद होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर को थोड़ा रिड्यूस किया जाए और फिर सर्जिकल थेरेपी से हम उसको ठीक करें। तो सर्जरी इज नेसेसरी, लेकिन मेडिकल थेरेपी इज ऑल्सो नेसेसरी टू रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर। अब आप खुद देखें, हमने मेडिकल थेरेपी जब हमने जनरल पढ़ी थी हमारे एडल्ट के ग्लोकोमा में, तो हमने दो तरह की ड्रग्स पढ़ी थी। वो ड्रग्स जो आपके एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन को डिक्रीज करती हैं, और वो ड्रग्स जो आपके एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज को इंक्रीज करती हैं। अब ड्रेनेज को जो इंक्रीज करती थी
वो उनमें कोई ना कोई ऐसा तरीका था कि वो एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ा देती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या मसला, यहाँ पर तो ट्रेबेकुलर मेशवर्क ही अगर बंद है, सुराख ही बंद है, तो उनमें हम कैसा भी आउटफ्लो बढ़ाने की कोशिश कर लें, हम आउटफ्लो वाली ड्रग्स देंगे तो हमें फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज आगे वाला मेश ही बंद है। ठीक है, तो इसलिए हमने इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए वो वाली ड्रग्स देनी है जो कि सिक्रीशन को डिक्रीज करती हैं। उसमें सबसे पहले, अब इसीलिए यहाँ पर अगर हम मायोटिक्स दें ना, मायोटिक हमने दी थी उस वक्त, आपको याद हो हमने ऐसे करके लेंस बनाया था और हमने यूं आइरिस बनाया था और हमने कहा था कि मायोटिक देने से पीपल की कंस्ट्रक्शन होती है और ये रास्ता खुलता है और एक्वस ह्यूमर की आउटफ्लो बढ़ जाती है। लेकिन अब हमें उसका फायदा नहीं है, बिकॉज आगे से ट्रेबेकुलर मेशवर्क बंद है, जितना मर्जी हम कर लें आउटफ्लो नहीं बढ़ेगी। तो अब जो हमें फायदा है वो वाली ड्रग्स देने का जिनसे सिक्रीशन कम हो, और उनमें कौन सी थी, बीटा ब्लॉकर्स थे आपके, मैंने आपको याद है बताया था कि बीटा रिसेप्टर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सिलरी एपिथीलियम पे, जो कि सिक्रीट करते हैं एक्वस ह्यूमर को। अगर हम उनको ब्लॉक कर दें तो एक्वस ह्यूमर सिक्रीट नहीं होगा। इसी तरह अल्फा एगोनिस्ट थे, अल्फा एगोनिस्ट प्रेजेंट होते हैं सिलरी एपिथीलियम पे, जिनको स्टिमुलेट करने से सिक्रीशन डिक्रीज होती है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं, जो मैंने आपको डायरेटिक बताया था, एसिटाजोलामाइड, जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी, जिसका मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वहां भी रिपीट किया था कि वो हमारे पास एक एंजाइम को इनहिबिट करता है, विच इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जिसने कन्वर्ट करना है बाइकार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। जब ये कन्वर्ट नहीं होंगे बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, तो बाइकार्बोनेट सिक्रीट नहीं हो सकता किसी भी सिक्रीशन में। बाइकार्बोनेट जब सिक्रीशन में सिक्रीट नहीं होता तो सिक्रीशंस के टोटल अमाउंट जो सिक्रीशन की होती है वही कम हो जाती है, यानी कि हमारे एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उनकी वजह से हमारे जो यूवियोस्क्लेरल पाथवे है उससे ड्रेनेज थोड़ी सी बढ़ जाती है। यूवियोस्क्लेरल पाथवे थे ऑल्टरनेटिव पाथवे, तो ये सारी ड्रग्स हम देंगे जिनसे सिक्रीशन कम होगी और उसकी वजह से प्रेशर थोड़ा बहुत डिक्रीज होगा, ताकि हमारे लिए सर्जरी करना पॉसिबल हो। और फिर अब सर्जरी जब हम कर लेंगे, ठीक है, तो ड्रग्स हमने दे दी। सर्जरी के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं मेनली। ठीक है, पहला तरीका होता है, उसको हम कहते हैं गोनियोटमी। ठीक है जी। अब गोनियोटमी में हमने बेसिकली क्या करना है कि अगर हमारे पास कॉर्निया हेजी नहीं है, कॉर्निया इज क्लियर, ठीक है, अगर कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉर्निया बिल्कुल क्लियर है और कॉर्नियल एडिमा नहीं हुआ हुआ, तब हम ये प्रोसीजर करते हैं, जिसमें बेसिकली मैं भी आपको इसकी तस्वीर दिखाती हूँ कि इसमें हम करते ही हैं कि हम ऐसे करके एक इंसिजन देते हैं इस तरफ से आपके कॉर्निया में, अंदर जाते हैं और अंदर जाके हमने इंसाइज करना होता है हमारे पास जो आइरिस और कॉर्निया के दरमियान का एंगल है। ठीक है, वहां पर हम इंसिजन दे देते हैं। ठीक है, कॉर्निया में एक इंसिजन देके हम अंदर जाते हैं, कॉर्निया और आइरिस के दरमियान के एंगल को वहां पर हम एक छोटा सा कट लगा देते हैं, ताकि ड्रेनेज जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क के बंद होने की वजह से शायद नहीं हो रही, वो इंटीरियर चैम्बर से डायरेक्ट श्लेम्स कैनाल में होने लग जाए। ठीक है, सपोज ये कि मैं अगर बड़ा करके आपको दिखाऊं तो हमारे पास ना ये अगर ट्रेबेकुलर मेशवर्क बना हुआ है रास्ते में, ठीक है, जो खराब है, इसके आगे ये हमारी श्लेम्स कैनाल है और पीछे से इधर से आना है उसने। ठीक है, अब हमारे पास ये रास्ता ना रास्ते में बंद है, ये बंद है, हम क्या करेंगे कि हम ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट ला के यहाँ पर एक ऐसे बड़ा सा इंसिजन दे देंगे, ये इंसिजन से एक रास्ता बन जाएगा, इस रास्ते से यूं करके यहाँ पर डायरेक्ट ड्रेनेज शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं गोनियोटमी। ये प्रोसीजर ऑफ चॉइस होता है इन केस आपका कॉर्निया क्लियर है, यानी कि ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। कॉर्निया हेजी हो, कॉर्निया में एडिमा हुआ हो, तो फिर अगर हम कट लगाएंगे तो उससे कॉर्निया डैमेज हो जाता है और उससे मजीद बहुत सारे मसले बनने का खतरा होता है। ठीक है, अच्छा, अगला हमारा जो प्रोसीजर है दैट इज ट्रेबेक्युलोटमी। ट्रेबेक्युलोटमी में अब हम क्या करेंगे कि अब हम डायरेक्ट ट्रेबेकुलर मेशवर्क पे वर्क करेंगे। अब हमारा ट्रेबेकुलर मेशवर्क बंद था ना, तो ट्रेबेक्युलोटमी में हम उसमें जितने भी मसले खड़े हुए थे, लाइक उसके जो सुराख बंद थे या उसमें जो सेल्स फंसे हुए थे, उनको हम खोलने की कोशिश करते हैं इस प्रोसीजर के थ्रू। और इसके थ्रू फिर जब हम उनको खोलते हैं तो हमारे पास एक रास्ता बन जाता है। सपोज मैंने इन सारे मेशवर्क्स को खोल दिया तो मेरे पास रास्ता बन जाएगा बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड श्लेम्स कैनाल और फिर ड्रेनेज शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो गोनियोटमी में हमने सिर्फ एक इंसिजन देना था। ट्रेबेक्युलोटमी में हम तब करेंगे जब हमारे पास कॉर्निया क्लियर नहीं है, हेजी कॉर्निया, और इसमें हम ट्रेबेकुलर मेशवर्क को या तो रिमूव कर देंगे, ठीक है, 2 तरीके हैं इसके, या तो हम ट्रेबेकुलर मेशवर्क को पूरा का पूरा ही रिमूव कर देंगे तो एक्वस ह्यूमर और श्लेम्स के नाल डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे, या फिर हम उसके वो सारे सेल्स रिमूव कर देंगे जिनमें खराबी थी। ठीक है जी, तो ये होगी ट्रेबेक्युलोटमी। ज्यादातर ये इसमें कंसिडर किया जाता है कि आप पूरा ट्रेबेकुलर मेशवर्क रिमूव कर दें और डायरेक्ट इनका कनेक्शन बन जाए एक्वस ह्यूमर का श्लेम्स कैनाल के साथ। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास अगर ये तरीका भी हमारा फेल हो जाए और पेशेंट जो है वो बहुत अरसे बाद आए, आपको जल्दी प्रेजेंट नहीं किया पेशेंट ने, उसकी आंख की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो फिर हमें क्या तरीका करना है? इसमें बेसिकली हमने करना ये है कि पहले इससे मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हमारे पास जो आई बॉल है ना आपकी, ये ऐसे करके अगर आपकी आई बॉल है, ठीक है, यूं करके
आई बॉल में आपको पता है कि आगे ये कॉर्निया है और इस कॉर्निया के साथ जो हमारे पास कंजक्टिवा ने कवर किया हुआ होता है और पीछे से सारा हमारा ये स्क्लेरा है, ठीक है। ये जो पीछे आपकी सारी लाइनिंग है आउटर मोस्ट दिस स्क्लेरा, और जिस कैप्सूल में हमारा आई बॉल पड़ा होता है उसको हम सपोज कैप्सूल ही कहते हैं पीछे से, ठीक है। ये कैप्सूल है जिसमें आई बॉल पड़ा हुआ है जिसके अंदर स्क्लेरा है। इस कैप्सूल और हमारे स्क्लेरा के दरमियान में ये जो स्पेस है ना, इसको हम कहते हैं सबटेनेंस स्पेस, ठीक है। ये स्पेस जो है ये आपके आई बॉल के जो स्क्लेरा होता है उसके और बाहर वाले कैप्सूल के दरमियान में होते हैं, पोस्टीरियर ज्यादा सरफेस पे होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास हमने पहला गोनियोटमी इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा कॉर्निया बहुत हेजी था, वो हम कर नहीं सकते थे। दूसरा हमारा जो प्रोसीजर है जिसमें हमने ट्रेबेकुलर मेशवर्क को रिमूव करना है और डायरेक्ट वास्ता बनाना है दोनों के दरमियान में, वो भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी आई में डैमेज ज़्यादा हो चुका था, ठीक है। तो फिर हम क्या तरीका करते हैं कि हम ये करते हैं कि हम एक्वस ह्यूमर को एक ऐसा रास्ता बना के देते हैं कि वो डायरेक्ट जाके ड्रेन हो इस सब टेनेंस स्पेस में और फिर यहाँ की वेन्स उसे आगे लेते हैं, ठीक है। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे पास जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क से, अगर ये ट्रेबेकुलर मेशवर्क था और इसके आगे श्लेम्स केनाल थी, तो केनाल से आगे हमारे वेन्स तक इतना बड़ा मसला आया हुआ था कि अगर हम मेशवर्क को हली रिमूव कर भी देते और हम एक्वस ह्यूमर और श्लेम्स केनाल का डायरेक्ट रास्ता बना देते तो श्लेम्स केनाल में भी इतनी खराबी थी कि भी रास्ता बनने के बावजूद भी प्रॉब्लम ना जाती। तो फिर हम रास्ता बनाते हैं बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द टेनेंट स्पेस, एंटीरियर चैम्बर और टेनेंट स्पेस के दरमियान में, और एक्वस ह्यूमर टेनेंट सब टेनेंट स्पेस में ड्रेन होता है। तो इस तरह हमारे पास इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ट्रेबेक्युलेक्टमी। डिफरेंस याद रखना, ये ट्रेबेक्युलेक्टमी है और वो ट्रेबेक्युलोटमी था। और अगर हमारे पास ये रास्ता बनना भी पॉसिबल नहीं है, लाइक ये भी फेल हो जाते तरीका, तो फिर हम खुद से एक ट्यूब डाल देते हैं, ठीक है। इसमें तो हमने हर एक रास्ता उसको खुद इंसिजन दे के एक रास्ता बना दिया था, ठीक है, एक फिल्ट्रेशन का रास्ता। लेकिन अगर हम खुद एक पूरी ट्यूब डालें, इतनी लंबी सिलिकॉन की ट्यूब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ड्रेन करेगी एंटीरियर चैम्बर को सबटेनेंट स्पेस में, तो उसको फिर हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल ड्रेनेज शंट बनाया है हमने। लाइक पिछले वाले में हमने सिर्फ एक इंसिजन दे के रास्ता क्रिएट किया था, लाइक एक पैसेज क्रिएट किया था, यहाँ पर हमने एक खुद रास्ता प्रोवाइड कर दिया ट्यूब देकर, ठीक है जी। तो ये होते हैं हमारे सारे के सारे तरीके। अगर ये भी सारे खराब होते हैं, एक लेजर का तरीका भी होता है कि आप लेजर से सिलरी प्रोसेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि मजीद एक्वस ह्यूमर सिक्रीट ही ना हो, अगर कंट्रोल ना हो रहा हो एक्वस ह्यूमर का प्रेशर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी इन्फेंटाइल ग्लाइकोमा। किसी को कोई भी मसला हो, कोई भी बात समझ में ना आए, यू कैन ऑलवेज आस्क मी हियर इन द कमेंट्स और ऑन माय जो ईमेल आईडी है या फिर फेसबुक का पेज है। थैंक यू सो मच।